आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर और सीआरआर। ये सारे के सारे जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं, ये हेल्प करते हैं आरबीआई की कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड मनी सप्लाई। आरबीआई इन टूल्स की मदद से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो आज हम पढ़ेंगे रेपो रेट क्या होता है और बैंक रेट क्या होता है। रेपो रेट और बैंक रेट को समझने के लिए सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि इफ़ यू नीडेड मनी और फंड, हाउ वुड यू अरेंज इट? कहने का मतलब है आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएँगे? आप पैसे को अरेंज कहाँ से करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मान लो हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए हो, एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए हो या फिर आपको कोई कंपनी खोलनी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो हो सकता है कि आप बोलो कि सर हमारे पास पैसा हम अपने फ्रेंड से, दोस्तों से उधार ले लेंगे या रिलेटिव से उधार ले लेंगे, जो रिश्तेदार हैं उनसे पैसा उधार ले लेंगे या फिर एक और तरीका है कि सर हम बैंक के थ्रू पैसा ले लेंगे। अगर आप अपने दोस्तों से, रिलेटिव से पैसा लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मल मेथड। पैसे अरेंज करने का ये इनफॉर्मल मेथड है और अगर आप बैंक के थ्रू लेते हो तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल मेथड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मल तरीके से आप पैसा कैसे उधार लेते हैं और बैंक आपसे क्या चार्जेस करता है। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप जो भी आपका बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, जो भी आपका बैंक है, कमर्शियल बैंक है, आप उसके पास पैसे जाओगे और वो आपको पैसे उधार में देगा। अब जब भी आप बैंक के पास पैसे उधार लेने के लिए जाओगे तो बैंक कभी आपको फ्री में तो पैसे उधार नहीं देगा। उस पे वो एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा जिसको कहते हैं लेंडिंग रेट। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी। आपने बैंक से 10 लाख रुपए उधार ले लिए और बैंक ने आपसे जो लेंडिंग रेट है वो 10% ले लिया। इसका मतलब है जब भी आप बैंक को आप रिटर्न करोगे पैसे तो आपको 10 लाख 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 10 लाख 10,000 रुपए आपको वापस में रिटर्न में करने पड़ेंगे। तो जो 10,000 रुपए है वो आप इंटरेस्ट के पे करोगे। तो सिंपल सी बात है जब भी जनता को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपने कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और पैसा उधार लेते हैं। और अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूँ कि अगर आपका जो कमर्शियल बैंक है, उसको पैसे की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत थी आप कमर्शियल बैंक के पास गए और अगर आपके कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तब वो कब जाए कहाँ जाएगा? इफ कमर्शियल बैंक नीडेड मनी और फंड, हाउ वुड इट अरेंज? तो अगर आपके कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करेगा? तो इसके लिए वो हो जाएगा आरबीआई के पास। जब भी किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी होती है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई उसको पैसा उधार देता है और आरबीआई जब पैसा उनको उधार देता है, तो उसपे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसको बोलते हैं रेपो रेट और बैंक रेट। तो रेपो रेट और बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देगा। तो रेपो रेट और बैंक रेट सेम होते हैं, बट रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम के लिए अगर उधार लोगे तो रेपो रेट चार्ज होगा और 1 साल से ज़्यादा के लिए लोगे तो बैंक रेट चार्ज होगा। ठीक है जी? तो एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं क्या लिखी है। तो रेपो रेट इज़ द रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, लैंड करेगा, पैसा उधार देगा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, इसे कहते हैं रेपो रेट। और बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी वही होता है। बैंक रेट इज़ द रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, पैसा उधार देगा कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस इतनी सी डिफरेंस है, एक में शॉर्ट टर्म है और एक में लॉन्ग टर्म है। तो अगर मैं सिंपल सी बात आपसे करूँ, अगर आपको पैसा उधार चाहिए, तो आप कमर्शियल बैंक के पास जाओगे और कमर्शियल बैंक को अगर पैसा उधार चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाएगा। और जब आप कमर्शियल बैंक के पास जाओगे, तो आपसे चार्ज करेगा बैंक लेंडिंग रेट और अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा, तो आरबीआई चार्ज करेगा रेपो रेट और बैंक रेट। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा रेपो रेट क्या होता है और बैंक रेट क्या होता है। फिर मैं एक बता देता हूँ कि अगर आपने पैसा कमर्शियल बैंक से उधार लिया तो बैंक आपसे चार्ज करेगा लैंडिंग रेट और कमर्शियल बैंक ने अगर पैसा आरबीआई से उधार लिया तो आरबीआई चार्ज करेगा रेपो रेट और बैंक रेट। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है जी, तो अभी तक आपको रेपो रेट समझ में आ गया, बैंक रेट समझ में आ गया। अगली चीज हम समझेंगे कि हाउ द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई कंट्रोल द मनी सप्लाई इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो कहने का मतलब है कि आरबीआई मनी सप्लाई को और इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को बैंक रेट और रेपो रेट की हेल्प से कैसे कंट्रोल करता है। रेपो रेट और बैंक रेट से कैसे कंट्रोल करेगा। तो सिंपल सी बात आप समझो,
मैं आपको समझाता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर देश में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब है कि प्राइस राइज हो रहे हैं। प्राइस राइज हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देगा। जब रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ा देगा आरबीआई, तो होगा क्या? कमर्शियल बैंक जो पैसे उधार लेता है, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से 1 करोड़ रुपए उधार लिए और 10% का आपका रेपो रेट था, तो उनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस करने थे। 1 करोड़ 10 लाख वापस करने थे। मतलब आपने 1 करोड़ रुपए लिया, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से 1 करोड़ रुपए लिया, और वापस कितना करना है? 10 लाख। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी आ रही है? 10 लाख आ रही है। अब अगर इन्फ्लेशन है, तब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 20% कर दिया। 20% का मतलब है, अगर कमर्शियल बैंक का पैसा उधार लेगा तो उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। मतलब अब कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी हो गई? 20 लाख हो गई। 10 लाख से बढ़ गई। तो जब भी रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाती है, तो जो कमर्शियल बैंक होता है, पब्लिक को जब उधार देगा तो उसपे लेंडिंग रेट बढ़ा देगा। लेंडिंग रेट बढ़ा देगा। पहले आपको इंटरेस्ट पे पैसा मिलता था 15% पे, अब बैंक आपको चार्ज करेगा 20%। जब वो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा, जब जनता से वो ज्यादा चार्ज करेगा, तो जनता उससे पैसा लेना कम कर देगी। जनता डिस्करेज हो जाएगी। बोरिंग्स उधार लेना कम कर देगी। जब वो पैसा उधार कम करेंगे, तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी इन्फ्लेशन होगा, रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ाना है, और जब भी डिफ्लेशन होगा, रेपो रेट और बैंक रेट को कम करना है। जब भी आप रेपो रेट और बैंक से एक बार देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। तो आप देखो, जब भी इन्फ्लेशन होगी देश के अंदर, रेपो रेट को और बैंक रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कमर्शियल बैंक अपने लेंडिंग रेट को बढ़ा देगा, और जब वो लेंडिंग रेट को बढ़ाएगा, बोरिंग्स डिस्क्रीज हो जाएगी। लोग उधार लेना कम कर देंगे। जब उधार लेना कम करेंगे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर बात करूं डिफ्लेशन की, को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन का मतलब होता है, जनरली डिफ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइजेस है, वो बहुत तेजी से फॉल कर रहे हैं। प्राइजेस फॉल करते हैं। प्राइस फॉल इसलिए करते हैं क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं होता। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम होती है। जब जनता के पास पैसा नहीं होता, तो वो डिमांड नहीं करते। डिमांड नहीं करते तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम होगी, तो प्राइस फॉल करने लगेंगे। तो डिफ्लेशन का आप जनरली याद करो कि डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस का फॉल होना। और आरबीआई क्या करता है? अब एक बार देखते हैं कि आरबीआई इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करता है। अब फॉर एग्जांपल डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में आरबीआई करेगा, रेपो रेट और बैंक रेट को कम कर देगा। अगर आरबीआई को डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, तो इस कंडीशन में आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट को कम करता है। जब भी वो बैंक रेट और रेपो रेट को कम करता है, इससे क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स होती हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी दिया था आपको, अगर रेपो रेट 10% है और कमर्शियल बैंक उधार लेता है आरबीआई से 1 करोड़ रुपए, तब उसको रिटर्न में कमर्शियल बैंक जब भी आरबीआई को रिटर्न करेगा, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए करेगा। तो ये जो 10 लाख रुपए है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है। और दूसरे केस में, अब अगर डिफ्लेशन है तो रेपो रेट को हम कम कर देते हैं, 5% कर देते हैं। अगर रेपो रेट 5% हो गया, इसका मतलब अगर कमर्शियल बैंक ने, सेंट्रल बैंक से, एसबीआई ने आरबीआई से 1 करोड़ उधार लिए, तो उनको 1 करोड़ 5 लाख वापस करना है। तो इस बार जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स आई है, वो 5 लाख आई है। इसका मतलब ये है कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट को कम करेगा। जैसे ही रेपो रेट और बैंक रेट कम होंगे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी। जब इनको लोन सस्ते में मिलेगा कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक भी आगे जनता को लोन सस्ते में देगा। इसका मतलब वो भी अपने लेंडिंग रेट को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। लेंडिंग रेट को डिक्रीज कर देगा, और जैसे ही सस्ते में जनता को लोन मिलेगा, जनता लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेगी। जनता इंकरेज हो जाएगी लोन लेने के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। जब जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, तो उनके पास मनी आएगी, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, वो डिमांड करेंगे। जब वो डिमांड करेंगे, तो धीरे धीरे डिफ्लेशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? एक बार देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अब आप डिफ्लेशन में देखें क्या है। डिफ्लेशन में आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कम हो जाती हैं।
और इसके कारण जो कमर्शियल बैंक होता है, जो जनता को पैसे उधार देता है, उस पे जो लेंडिंग रेट चार्ज करता है, उसको डिक्रीज़ कर देता है। जब लेंडिंग रेट कम होता है, तो जनता को लोन सस्ते में मिलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं और जनता के पास पैसा आ जाता है, वहीं सप्लाई आ जाती है। उसके बाद वो डिमांड को बढ़ा देते हैं और डिमांड जैसे ही बढ़ने लगती है, वैसे ही डिफ्लेशन धीरे-धीरे कंट्रोल होने लग जाती है।